नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण सिविल सर्विस में। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चंस जो हैं अर्थशास्त्र के हैं, जो यूनिट 6 में दिए हुए हैं, है ना। इनका क्वेश्चंस को जो सुबह अपलोड किया गया था ऐप और चैनल के माध्यम से। अगर आपने ऐप और चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करें और चैनल ज्वाइन करें, दोनों की लिंक नीचे दी हुई है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो पहले क्वेश्चन है हमारा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत एशिया के निर्यात संबंधन क्षेत्र प्रारूप की क्षमता पहचानने वाले प्रारंभिक देशों में से एक था, है ना। एकदम सही बात है यह बात जो है एकदम सही है। एशिया का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है कांडला में 1968 में स्थापित किया गया। देखो, एशिया का प्रथम निर्यात संबंधन क्षेत्र कांडला में तो स्थापित किया गया था, लेकिन 1968 में ना करके ये 1965 में किया गया था। कब किया गया था? 1965 में स्थापित किया गया था इसे, है ना। तो हमारा ये जो है गलत हो जाता है। और सभी 8 निर्यात संबंधन क्षेत्र जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिए गए हैं अभी जो वर्तमान में। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 भी सही होता है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा 1 और 3 दोनों ही सही हैं, 2 गलत हो जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किन वित्तीय संस्थानों में उद्योगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है? उद्योगों को जिनके द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है कौन कौन शामिल है? IFCI, IDBI, ICICI और नाबार्ड। तो ये तीनों ही बैंक IFCI, IBDI और ICI ये सेबी के प्रवर्तक बैंक हैं, इनके द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है। जबकि नाबार्ड जो है, नाबार्ड भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, है ना, इसका फुल फॉर्म है, आप लिख सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है ना। इससे उद्योगों में ऋण नहीं दिया जाता है, यह कृषि क्षेत्र के लिए बैंक बनाया गया है ना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो यहाँ पे हमारा सही कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन बताओ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार की नियामक के रूप में भूमिका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो यहाँ उपरोक्त सभी ही जो इनकी विशेषताएं हैं सभी ही हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार की नियामक के रूप में भूमिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभी चारों शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बंद अर्थव्यवस्था में, एक बंद क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है कि मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो एक बंद अर्थव्यवस्था में ना ही निर्यात किया जाता है और ना ही आयात किया जाता है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है, सेल्फ सफिशिएंट अर्थव्यवस्था होती है, जो शेष विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखती है। फलस्वरूप इसमें जो है आयात एवं निर्यात संबंधी गतिविधियां शून्य होती हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। अत्यंत न्यून विदेशी व्यापार के कारण उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण, उत्तर कोरिया में जो है इसको बंद अर्थव्यवस्था का जो है उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की समस्त संपत्ति या फिर करों से प्राप्त आय या फिर देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वयन या देश का बजट। तो क्या शामिल है भाई, है ना? देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वयन इसका तात्पर्य है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। कैसा पक्ष है? व्यवहारिक पक्ष है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष किसको कह सकते हैं? देश या फिर देशों के समूह अथवा पूरा विश्व, है ना, में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां
जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि शामिल होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो आती हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। व्याख्या क्या है इसकी? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया है, और एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त की अवधारणा भी दी है ना। इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, दोनों जो है मिलकर काम करते हैं इसमें। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी एवं निजी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। सरकारी क्षेत्र जहां देश के वंचित वर्ग के कल्याण के उद्देश्य कार्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र जो है अधिकतम लाभ के उद्देश्य प्रेरित होता है। तो बी सही होता है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। तो सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य किसे कहा जाता है? जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद को कहा जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है? एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है या जीडीपी कहलाता है। वहीं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से आशय है एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं की सकल मौद्रिक मूल्य। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाएगा, है ना। और जीएनपी क्या कहलाएगा? देश की सीमा के अंदर या फिर बाहर कहीं पे उत्पादित की गई वस्तु का जो है अंतिम मूल्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, आईएमएफ द्वारा, है ना। तो जो है मानव विकास की रिपोर्ट जो रहती है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य के द्वारा प्रकाशित की जाती है ना। पहली बार यह रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1990 में प्रकाशित की गई थी। और प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली जो यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग प्रदान करती है ना, है ना। तो ये क्या करती है? रैंकिंग प्रदान करती है। इस सूचकांक का निर्माण जो है दो अर्थशास्त्री, एक महबूब उल हक पाकिस्तानी थे जो, और दूसरे थे अमर्त्य सेन जी जो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, इनने किया था इनका निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? कागजी मुद्रा को, डिस्काउंट कूपन को, या क्रेडिट कार्ड को, या शेयर को? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को, है ना। प्लास्टिक मनी जो है नकदी अथवा कागज मुद्रा का एक विकल्प है जिसके माध्यम से नकदी का प्रयोग किए बिना भुगतान किया जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं, है ना। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा तथा कागजी मुद्रा के बाद प्लास्टिक मुद्रा 4th जनरेशन की मुद्रा है ना। तो कितने प्रकार की मुद्राएं हो गई? वस्तु मुद्रा हो गई, धातु मुद्रा हो गई, कागजी मुद्रा हो गई, उसके बाद एक और आती है प्लास्टिक मुद्रा जो है 4th जनरेशन की, है ना। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी चल रही है, क्रिप्टो मुद्रा चल रही है के रूप में डिजिटल मुद्रा का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ है, जिसमें बिटकॉइन, लिटकॉइन और रिपल वगैरह। बिटकॉइन का तो अभी बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है जिसमें, है ना। तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार की प्लास्टिक मनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, तात्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तात्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है उसके धन के प्रवाह में कमी कर दी जाती है ना। क्या किया जाता है? धन के प्रवाह में कमी कर दी जाती है।
मुद्रास्फीति, इसकी व्याख्या क्या है? मुद्रास्फीति से तात्पर्य वस्तुओं के मूल्य का सामान्य स्तर से बढ़ जाना और साथ ही मुद्रा आपूर्ति में भी वृद्धि होना। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपायों में मुद्रा आपूर्ति को कम करना शामिल है, जिसका नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात आदि के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ पे धन के प्रवाह में कमी की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, सस्ती मुद्रा से क्या आशय है ना? सस्ती मुद्रा से आशय है कम ब्याज दर। क्या है? कम ब्याज दर। व्याख्या क्या है इसकी? सस्ती मुद्रा से तात्पर्य है मुद्रा की आसानी से उपलब्धता अथवा ब्याज की दर को कम करके मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि किया जा सकता है। जैसे ही हम ब्याज की दर करेंगे, लोग ब्याज लेने जाएंगे, तो इससे मुद्रा की आपूर्ति जो है वृद्धि हो जाएगी, उसमें मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, है ना। अपस्फीति के समय ब्याज दर को कम किया जाता है ताकि बाजार में कुल मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर मंदी की स्थिति से निपटा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूरी करने वाली एकमात्र संस्था है, जैसा कि हमने आप ऊपर देखा था, नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। 12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की साख आपूर्ति हेतु सर्वोच्च संख्या है ना। यह एक सांविधिक संस्था है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। सिडबी की स्थापना की गई थी, किसके लिए, किस उद्देश्य से की गई थी? ये तो सिडबी की जो स्थापना की गई थी लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। किसके लिए? लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। व्याख्या क्या कहती है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल कब की गई थी? 2 अप्रैल 1990 को। यह देश में लघु उद्योगों के उन्नयन, वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। यह मुद्रा योजना के संचालन के लिए धन उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो सिडबी की स्थापना लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, एकदम सही बात है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, यह बात भी सही है। आरबीआई देश की विदेश निधि का संरक्षक है, यह बात भी सही है। आरबीआई की स्थापना 1950 में हुई, जी नहीं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, है ना। और इसके प्रथम जो गवर्नर थे कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, अगला है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक था हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यह था अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक था, है ना। इसकी व्याख्या क्या है कि सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, जबकि भारतीय द्वारा स्थापित पूर्ण देयता वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मीबोर क्या है? मीबोर क्या है? भारतीय कॉल मनी मार्केट का केंद्र है, जापानी कॉल मनी मार्केट का केंद्र है, ऑस्ट्रेलियाई कॉल मनी मार्केट का केंद्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मीबोर क्या है तो देखते हैं मीबोर क्या है व्याख्या में। मीबोर मतलब मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, है ना। मीबोर का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है ना। इंग्लैंड में इसे लीबोर के नाम से जाना जाता है ना। लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट लीबोर के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे मीबोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा
या फिर भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा? तो इसका प्रकाशन किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, ICAR के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है ना। इस पुस्तक को भारतीय कृषि का विश्व कोश माना जाता है। इसमें भारतीय कृषि के परिवर्तनशील परिदृश्य को व्यक्त किया जाता है। इसका जो प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? 1961 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। तो बागवानी के क्षेत्र में समग्र वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, है ना, और इसी उत्तर प्रबंधन मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, या फिर मानव संसाधन विकास करना। तो इसका उद्देश्य जो है मानव संसाधन विकास करना नहीं है, है ना। इसकी व्याख्या क्या देखते हैं। 2005-06 में प्रारंभ राष्ट्रीय बागवानी मिशन, है ना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके मुख्य उद्देश्य अग्रलिखित हैं। बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि तथा कृषक समूहों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, उत्पादनों के प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से इसी उत्तर प्रबंधन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना तथा बागवानी उत्पादन किसानों की आय एवं पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना। तो इसके ये प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होता है कि मानव संसाधन विकास करना इसका उद्देश्य नहीं है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है टमाटर, प्याज एवं आलू का मूल्य नियंत्रण करना। यह ऑपरेशन ग्रीन का जो है प्रमुख उद्देश्य है। इसकी व्याख्या क्या है कि बजट 2018-19 में टमाटर, प्याज, आलू TOP की कीमतों को स्थिर रखने के लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को उनके उपजों की सही कीमत प्राप्त हो तथा उपभोक्ताओं को भी उपयुक्त कीमतों पर जो है ये उत्पाद प्राप्त हो सके, ज़्यादा महंगा भी ना हो और किसानों को भी नुकसान ना हो, है ना। इसके लिए बजट में जो है 500 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया था 2018-19 के बजट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? लौह इस्पात, परिवहन, उर्वरक या इस्पात? तो परिवहन इसमें शामिल नहीं है, है ना। परिवहन अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। कोर क्षेत्र के अंतर्गत जो निम्नलिखित उद्योग आते हैं, जिसमें विद्युत आती है, कोयला आता है, कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आती है, सीमेंट आता है, रिफाइनरी आती है, उत्पाद, उर्वरक, इस्पात कोर क्षेत्र औद्योगिक, है ना, और उत्पादन सूचकांक के लगभग 40% भाग का प्रतिनिधित्व ये सभी करते हैं। तो यहाँ पे परिवहन जो है कोर क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है ना, रिग्रेसिव कहा जाता है? किस स्थिति में? इसका भार अमीरों व गरीबों दोनों पर समान पड़े? जी नहीं। अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार, या फिर अमीरों की तुलना पर गरीबों पर अधिक भार? तो यह एकदम सही बात है कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार को प्रतिगामी कहा जाएगा, है ना। प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, एक दोषपूर्ण कर प्रणाली है। इसमें करदाताओं को आय बढ़ने के सापेक्ष कर का भार क्रमशः घटता जाता है, इसलिए इसमें अमीरों की तुलना में गरीबों का पर जो है कर का अधिक भार पड़ता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका संग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है? सेवा कर, संपत्ति कर, स्टाम्प शुल्क या फिर यात्री या मालवाहक शुल्क? तो स्टाम्प शुल्क जो है लगाया तो जाता है केंद्र के साथ द्वारा, लेकिन जो उसका संग्रहण कौन करता है? संग्रहण करता है राज्य, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं हम कि स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा उसका संग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वस्तुतः स्टाम्प शुल्क आयकर के समान होता है, इसे भी निश्चित समय पर आयकर की भांति भुगतान करना होता है और इसकी दरें जो है प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती हैं। राज्य अपने हिसाब से इसकी दरों का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तरलता अधिमान का अर्थ है बांड तथा शेयर के रूप में परिसंपत्ति धारण करना, नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना, अचल संपत्ति का निर्माण या फिर आभूषणों के रूप में परिसंपत्ति। तो इसका जो है तरलता अभिमान का अर्थ जो है नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना होता है। इसकी व्याख्या है तरलता अभिमान का अर्थ है दीर्घ काल तक कम तरल परिसंपत्ति तथा निवेश के बदले अधिक तरल परिसंपत्ति को धारण करने की निवेशकों की वरीयता के कारण उत्पन्न मुद्रा की मांग में वृद्धि। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना।
अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाती है ना। जबकि वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक जो है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है समाप्त होता है। आपने टेस्ट लगाया होगा और टेस्ट लगाने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको इन 25 क्वेश्चनों में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको उपलब्ध करा पाएँ, है ना। और आपने अगर हमारा चैनल और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाके ऐप डाउनलोड करें, चैनल ज्वाइन करें, ताकि आपको डेली प्रैक्टिस के लिए सुबह क्वेश्चंस मिल जाए। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो फिर इस वीडियो को देखने का अधिक महत्व बढ़ जाता है ना। इसलिए आप ऐप डाउनलोड कर लें और चैनल ज्वाइन कर लें। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।